उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, I am back with my new video of chapter 8. So today we are studying with ribosomes. So let's get started. So in this video हम पहले समझेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइबोसोम्स जो होते हैं उनको जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था 1953 में। इनको जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था 1953 में। He observed dense particles under the electron microscope। उसने क्या देखा था? dense particles इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर थे। These are known as ribosomes। उसने इनको क्या नाम दिया? राइबोसोम्स। उसने इनको क्या नाम दिया था? राइबोसोम्स। They are of 70s in prokaryotes। अब ये इम्पोर्टेंट है, उनका 70s थे वो प्रोकैरियोट्स में होते राइबोसोम्स और 80s यूकैरियोट्स में। 70s प्रोकैरियोट्स में और 80s यूकैरियोट्स में। S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये जो S है ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब देखते हैं कि ये जो S है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कैसे होता है। जैसे कि उन्होंने वो क्या करते हैं, जब उनको देखना होता है कि 70s से कितना है तो क्या करते हैं, राइबोसोम्स को लेते हैं और उनको एक सोल्यूशन में डिप करते हैं और उसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 70, 80s, यहाँ पे 70, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स को डिप किया तो वो यहाँ पर आके रुक गए, यहाँ पे फ्लोट करने लग गए। तो इसका मतलब है उनका राइबोसोम का जो पिछला यूनिट है वो कितना होगा? 70s। और जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम, यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स थे उनका 80s। तो इसीलिए उनको कहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दे कैन बी सीन स्कैटर्ड इन न्यूक्लियस। अब वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पे देखे जा सकते हैं? दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस and also attached to endoplasmic reticulum। ये तो न्यूक्लियस पे देखे जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच होते हैं और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियोलस। ये किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के, जो कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? जॉर्ज पैलेट नाम के बंदे ने 1953 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। उसने इनको नाम दिया राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स में 80s टाइप के। और S किसके लिए होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये कहाँ कहाँ पे देखे जा सकते हैं? न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और ये किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के, जो कि न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो नाम वाले हैं राइबोसोम्स, जो सब यूनिट्स उनकी होती है राइबोसोम्स की, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। एक होती है स्मॉलर यूनिट और एक होती है लार्जर। एक होती है छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो अब 70s टाइप में क्या होता है? जो छोटी वाली होती है वो 30s की होती है और बड़ी वाली 50s टाइप की होती है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों को प्लस करके 80s बनता है। तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? नहीं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो राइबोसोम्स है इनका ये 70s इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। जहाँ पे ये सेडिमेंट कर जाते हैं उसको उसकी वैल्यूज को दे दी जाती है। तो इसी तरह से जब हमने स्मॉल यूनिट का सेडिमेंटेशन देखा तो उसका था 30 और बिगर यूनिट का 50, इसलिए इनको ये नाम दिए गए। तो इसलिए ये किसके बने होते हैं? 30s और 70s के।
30s और 70s के। सिमिलरली जो 80s की टाइप है उनकी स्मॉलर यूनिट होती है 40s और बिगर यूनिट होती है 60s। स्मॉलर 50 और बिगर 60। तो अब हमने देखा कि ये जो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, स्मॉलर और बिगर, तो इसमें क्या होता है, एक यूनिट होती है 40s और एक होती है 60s। तो अब हम चलते फंक्शन। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये एसोसिएट कर जाते हैं सिंगल mRNA से। अब mRNA क्या होता है, मैसेंजर, एक मैसेंजर RNA होता है, ये मैसेजेस भेजता है, इस टाइप का होता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, सिंगल mRNA के साथ एसोसिएट कर जाते हैं ताकि ये मल्टीपल कॉपीज बना सके पॉलीपेप्टाइड की। किसके लिए mRNA के साथ एसोसिएट करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड। इनकी ये जो स्ट्रिंग्स बना लेते हैं ऐसे टाइप की, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। इनको क्या कहते हैं, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। तो ये जो हमारे बीच में स्ट्रिंग दिख रही है, ये है mRNA, मैसेंजर RNA, और ये है राइबोसोम्स, और इनकी ऐसी स्ट्रिंग को कहते हैं हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो राइबोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राइबोसोम्स को और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को हम और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल तो अब हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं सेल में। जैसे ये हमारा सेल है, ये प्लांट सेल है, ये उसकी सेल वॉल, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड पे जैसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वैक्यूल। तो अब वैक्यूल पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, एक स्पेस जिसको एक मेम्ब्रेन में कवर किया हुआ है, उसको जो कि कहाँ पे मिलती है हमें, साइटोप्लाज्म में, और उसको हम कहते हैं वैक्यूल। इन प्लांट सेल इट ऑक्यूपाइज 90% ऑफ स्पेस। प्लांट सेल में ये 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, H2O, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल्स। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो सेल को अभी ज़रूरत नहीं होती, जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था कि इनको मेम्ब्रेन में बाउंड किया होता है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब जो वैक्यूल्स है इसकी डिफरेंट टाइप्स है, तो अब हम वो पढ़ें। वैक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड फंक्शन, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और उनके फंक्शन के बेसिस पे। तो पहली है सैप वैक्यूल। इसमें फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ये है, ये एमीबा में प्रेजेंट होती है, जो उसकी इजेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। फूड वैक्यूल में फूड होता है, फूड स्टोर किया जाता है। एयर वैक्यूल में एयर होती है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हमने उसमें पढ़ा वैक्यूल। वैक्यूल की भी आगे 4 टाइप्स होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल में क्या होता है, दे कंटेन फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप और वैक्यूल सैप। इनमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप और वैक्यूल सैप। दे अकर इन एनिमल सेल। ये किसमें होती है, एनिमल सेल और यंग प्लांट सेल। सैप वैक्यूल में क्या होता है, फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सेल सैप और वैक्यूल सैप। ये किसमें होती है, एनिमल सेल और यंग प्लांट सेल में। तो अब है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, ये करती है हेल्प ऑस्मो रेगुलेशन में। ये किसमें हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मूवमेंट में। इन अमीबा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में किसके लिए ज़रूरी होती है, एक्सक्रीशन के लिए। अमीबा, जैसे ये हमारा अमीबा है, ठीक है। तो अब ये जो अमीबा न्यूक्लियस, अमीबा ने कोई भी फूड लिया और उसको डाइजेस्ट करके जब उसने बाहर थ्रो करना है, तो ये जो उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसी के थ्रू वो इसको बाहर फेंक देता है। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट 2 टाइप
साइड्स पे। ओके, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या क्या होता है, ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाती है। ये लाइसोसोम है और ये फूड वैक्यूल, ये है लाइसोसोम, ये फूड वैक्यूल, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक ऐसे बना देते हैं जिसमें ये बिगर पार्टिकल्स फूड और स्मॉलर इसके लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये आपस में बना लेते हैं। तो जो ये फूड होता है ये डाइजेस्ट हो जाता है सेल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इन एंजाइम की मदद से ये जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये सेल के बाहर थ्रो कर देते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को सेल के बाहर थ्रो कर देते हैं। तो एयर वैक्यूल जो कि हमारी लास्ट टाइप, दे स्टोर गैसेस एंड प्रोवाइड बायोएनर्जी। इनमें गैसेस होती है और ये क्या करती है, जैसे बायोएनर्जी मतलब उसको जैसे कोई वाटर में है सेल तो उसको फ्लोट करने में हेल्प करके उसको बायोएंट बना देती है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज के बारे में, ये जो माइक्रो बॉडीज होती हैं ये स्मॉल सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं। इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। स्मॉल सेल ऑर्गेनेलिज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एनिमल और प्लांट सेल में। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है सेंट्रोजोम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोजोम के बारे में। तो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक का नाम है सेंट्रियोल और एक का नाम है सेंट्रोस्फीयर। एक का नाम है सेंट्रियोल और एक का नाम है सेंट्रोस्फीयर। बोथ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फीयर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये जो सेंट्रोजोम है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है पर प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये होता है हमारा सेंट्रियोल और ये सेंट्रोस्फीयर, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो अब हम चलते हैं इनके बारे में कुछ और जानते हैं, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्ट व्हील के जैसा होता है, ये होता है कार्ट व्हील, इसके जैसा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का होता है। और इनमें क्या होता है, ट्रिपलेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का जो कि 9+0 के पैटर्न में अरेंज किया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट होता है जो 9+0 के पैटर्न में अरेंज किया हुआ होता है। ये होता है हमारा सेंट्रल हब, जैसे ये 9 स्पाइक्स है तो ये होगा सेंट्रल हब। ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पैटर्न में अरेंज किया हुआ है। तो ये होगी हमारी स्पोक्स। तो ये होता है सेंट्रियोल। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और अगर आप लोगों को वीडियो के कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बाय बाय गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।